नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र जीएस फैकल्टी। आज हम लोग बात करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। विकसित अर्थव्यवस्था से पहले हम लोग बात किए थे एकदम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को, जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्था और पिछड़ी अर्थव्यवस्था को हम लोग ऑल इन ऑल देख चुके थे। उसके क्या कई पार्ट को हम लोग अध्ययन किए थे बारी बारी से, जैसे एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके क्या क्या इंडिकेटर है। उसी तरह से जो विकासशील अर्थव्यवस्था होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वह उसके क्या क्या इंडिकेटर है, क्या क्या लक्षण है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के तीसरे और सबसे विस्तृत और व्यापक स्वरूप को, धारणा को देखेंगे, जिसका नाम है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था नाम से भी स्पष्ट है नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह विकसित है। वैसे विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर कई इंडिकेटर बताया है, जिसमें से सबसे पहला और व्यवहारिक इंडिकेटर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए, उसको सूचित करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम। जीडीपी जो प्रति व्यक्ति होता है उसके बेसिस पर, उसकी मात्रा के बेसिस पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई अर्थव्यवस्था किस लेवल का है, अर्थात वह डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो इसी सब बातों को लेकर के हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। आपको पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ये सारे के सारे यूरोपियन और अमेरिकन देश जो है, एशियाई देशों भी कई है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी का बहुत परफेक्ट उदाहरण है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में जो इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, उसका लेवल अधिक ही होना चाहिए। उसके लिए कुछ खास मापदंड है, जैसे कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में, जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक निर्धारित किया कि अगर किसी देश में पर कैपिटा जीडीपी जो है, पर व्यक्ति जो जीडीपी होता है, वह अगर $12,000 और $15,000 के बीच में होता है तो प्राय उसे डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी, चूँकि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा धारणा है, जिसमें यह देखा जाता है कि जो पूंजी निर्माण की दर है या औद्योगिकरण, नगरीकरण का जो मतलब एक इंडिकेटर होता है, उसका स्तर ऊंचा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो जीडीपी होता है, उसमें जो योगदान होता है अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसके लिए कुछ खास मापदंड को मैंने यहाँ पर नोट किया है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर जीडीपी का 15,000 मैक्सिमम और मिनिमम अगर $12,000 होता है, उसी को माना जाता है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लिखा है विकसित अर्थव्यवस्था का, अर्थात वैसे अर्थव्यवस्था में नागरिकों का जो जीवन स्तर है वह ऊंचा होता है। साथ ही साथ कुछ मानवीय संसाधन, जैसे पूंजी निर्माण का दर, पूंजी की मात्रा, औद्योगिकरण या उत्पादन के साधनों का जो उपलब्धता होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण का उच्च स्तर होता है और वहाँ पर जीवन स्तर होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम विकसित अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जिसका पर कैपिटा इनकम ऊंचा हो। कितना ऊंचा? $12,000 से अगर ज़्यादा है। साथ ही साथ वहाँ पर नगरीकरण, औद्योगिकरण और जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान अगर अधिक होता है तो प्रायः वह विकसित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, दुनिया के अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसको अलग अलग पैमाने पर माना है। जैसे कि कुछ इतिहासकार, अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि कोई आवश्यक नहीं है कि अगर पर कैपिटा इनकम ऊंचा हो तो वह डेवलप्ड इकोनॉमी होगा। दूसरी तरफ हम जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब देखा था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा था, तो वहाँ पर इस बातों का चर्चा किया था कि उत्पादन क्या हो, कितना हो, कैसे हो और किस प्रकार से हो और किसके लिए हो, इसका निर्णायक भूमिका जो होता है वह गवर्नमेंट या राज्य के द्वारा होता है, क्योंकि वही वास्तविक रूप से यह तय कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। लेकिन आज की डेट में न कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
100% होता है और न समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, अर्थात वहाँ पर एक नियंत्रित पूंजीवाद और समाजवाद होता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम डेवलप्ड इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं और इसको हम लोग कुछ खास इंडिकेटर को इन्वाइट करते हैं और उस पर व्याख्या करते हैं कि क्या होता है डेवलप्ड इकोनॉमी और क्या होता है उसका इंडिकेटर। देखिए, पहला इंडिकेटर जो है पर कैपिटा इनकम का उच्च स्तर होता है। जहाँ तक पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो आगे हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम जानेंगे। फिलहाल मैं ये बता दूं कि देश की प्रति व्यक्ति आय वह आय होता है जो एक साल के जो नेशनल इनकम है उसमें से जो एक्टिव पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वह पर कैपिटा इनकम होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो देश की इकोनॉमी भी डेवलप्ड होगा। कभी कभी जनसंख्या घटने से भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, तो वह तब होगा जब औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा, कैपिटल फॉर्मेशन का ऊंचा स्तर होगा, तभी डेवलप्ड माना जाता है। दूसरा इंडिकेटर है पूंजी निर्माण या पूंजी की अधिकता होगा। वहां पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी होगा और पूंजी अगर अधिक है तो औद्योगिक व्यवस्था ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े उद्योग होंगे और यदि बड़े बड़े उद्योग बड़े पैमाने पर उद्योग होता है तो वहाँ लागत जो है वो कम हो जाता है और लागत कम होगा तो उत्पादन के संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, अनुकूलतम उपयोग होगा। तो ये सारी चीज जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी में देखा जाता है। एक तीसरा लक्षण है पूंजी निर्माण का उच्च स्तर होना। पूंजी निर्माण का दर जो है ऊंचा होता है। कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं? जो कैपिटल होता है उसका इन्वेस्टमेंट के बाद जो कैपिटल में फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर जो कैपिटल से अतिरिक्त कैपिटल प्राप्त होता है तो वही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई मकान है, संस्थागत साधन है और उसका रेंट मिल रहा है तो वह कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चौथी विशेषता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का ऊंचा स्तर। औद्योगिकरण और नगरीकरण भी मॉडर्नाइजेशन का या विकसित होने का एक बहुत बड़ी पहचान होती है और एक मापदंड होता है, तो ऐसे देशों में यह प्रायः ऊंचा स्तर पर होता है। साथ ही साथ पांचवा जो इंडिकेटर है वो ये है कि उच्च जीवन स्तर, अर्थात हर व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम है वो अधिक है, प्रभावपूर्ण मांग अधिक होगा, ऊंचा होगा और वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए रखेगा, अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पर वह अत्यधिक और एक अनुकूलतम खर्च करेगा। सातवां जो विशेषता है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। ये कहा जाता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पर ये एक चीज अवश्य होता है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम ऊंचा है तो निश्चित तौर पर उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, वह प्रभावपूर्ण मांग ज़्यादा होगा, साथ ही साथ वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्शन का भी मात्रा ज़्यादा होगा और वहाँ राष्ट्रीय आय अधिक होगी। तो वैसी स्थिति में जो आधारभूत अवसंरचना है वो आधारभूत अवसंरचना एकदम डेवलप्ड अवस्था में होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन लेवल या हेल्थ केयर सेंटर बहुत ही स्तरीय होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर एक चीज देखी जाती है कि बर्थ रेट जो है वह नियंत्रित हो जाती है। बर्थ रेट अर्थात लोगों के समझ में ये आवश्यक हो जाता है कि कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मृत्यु दर तो बिल्कुल कम होता है, तो वहाँ पर निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर के कारण जनसंख्या का जो ग्रोथ होता है वो कम होता है। लेकिन ये जनसंख्या का जो डेमोग्राफी थ्योरी होता है उसमें ये बताया गया है कि अगर जन्म दर कम और मृत्यु दर भी कम हो तो एक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति का स्वाभाविक मौत होता है और वहाँ पर जनसंख्या मतलब स्थिर रहने के बजाय घटने लगती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो व्यक्ति मरना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जन्म दर स्थिर तो रह सकता है लेकिन मृत्यु दर को हम स्थिर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक मौत से मृत्यु दर में डेथ रेट में बढ़ोतरी होने लगती है और जनाभाव की स्थिति हो जाती है। तो प्रायः विकसित देशों में यह देखा जाता है कि वहाँ पर जनसंख्या और संसाधन दोनों लगभग बराबर होता है, इसीलिए वहाँ पर अगला पॉइंट जो लिखे हैं जनसंख्या अनुकूलतम होगा। जनसंख्या अनुकूलतम का वर्णन मतलब होता है ये लेवल होगा, अर्थात ये अगर जनसंख्या है, ठीक है, और यहाँ साधन है तो साधन और जनसंख्या दोनों इक्वल लेवल पर होगा। एक अगला है उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। कितना, चूंकि साधन जो है वह लिमिटेड मात्रा में है लेकिन उसका अल्टरनेटिव यूज होता है, इसीलिए उसका अनुकूलतम ऑप्टिमम यूज होगा, क्योंकि यह
जरूरी रूप से देखना होगा कि विकास का लेवल भी मेंटेन रहे और कल की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए उत्पादन होता रहे। एक और पॉइंट है, कच्चे माल का आयात होगा। वहाँ पर अगर प्रोडक्शन और औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, वहाँ पर कच्चे माल अगर शॉर्टेज हो रहा है तो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लिया जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को वह बेचेगा अर्थात निर्यात करेगा। इससे दो फायदा है कि हमें उत्पादन कंटिन्यू होगा, बेरोजगारी कमी मतलब बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगा, रोजगार के अवसर बने रहेंगे और अगर उत्पादन हो रहा है तो उससे देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा और देश का आधारभूत अवसंरचना में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि वहाँ पर प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे। और दूसरी तरफ हमें अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पूंजी का कमी हो जाता है तो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियों को भी प्रमोशन मिल जाती है और आयात के बदले हम उस प्रोडक्ट का हम निर्यात करना बेहतर समझते हैं, उत्पादन करना बेहतर समझते हैं। वस्तुओं का आयात करने के बजाय हम उस वस्तु का उत्पादन करना बेहतर समझते हैं। इसी को हम कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। तो विकसित देशों में प्राय आयात प्रतिस्थापन का भी गुण पाया जाता है। तकनीकी संसाधनों का उपयोग होता है क्योंकि वहाँ अत्याधुनिक उद्योग की आवश्यकता होती है और बड़े पैमाने पर उद्योग होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में उत्पादन होता है। लोगों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वह बहुत ही ज़्यादा और बेहतर होता है। तकनीकी साधनों के कारण अत्याधुनिक ढंग से उत्पादन होता है। वहाँ पर तकनीकी संसाधनों का उपयोग होगा। बड़े पैमाने पर उद्योग होने और तकनीकी का ज़्यादा उपयोग होने के कारण लागत जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू कम हो जाता है और ज़्यादा उत्पादन हुआ तो निश्चित तौर पर वस्तु का कीमत जो है वो कम होगा। सेवा क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता होती है और जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। प्राय अमेरिका जैसे देशों में लगभग 60% का जीडीपी का हिस्सा जो है वह सर्विस सेक्टर से आता है। वहीं भारत में भी लगभग इसी आधार पर होता है, लेकिन भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में यह अनुपात ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर का योगदान विकसित देशों में प्रायः कम होता है। वहाँ पर निर्भरता भी कम होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको वह आयात करने के बजाय निर्यात करना बेहतर समझता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी या इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता है। ठीक है, तो विकसित देशों में प्राय हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जीडीपी का जो पार्टीशन है, उस जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का योगदान है और सबसे कम योगदान जो है वह प्राइमरी सेक्टर का। जैसे अमेरिका की बात करते हैं जहाँ जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान मात्र 2 से 4% होता है, वहीं पर 70 से 75% का योगदान सर्विस सेक्टर का होता है। वहीं भारत में वहाँ पर 14 से 15% वर्तमान में प्राइमरी सेक्टर का योगदान होता है। वहीं पर लगभग 45 से 49% का योगदान जो है सर्विस सेक्टर का होता है। लगभग 27-28% जो है इंडस्ट्री सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र का होता है। तो इस तरह से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ खास लक्षण को देखा और इस चार्ट से हम आपको बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का क्या रिपोर्ट है और एक विकसित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है और इसके क्या इंडिकेटर है। आज के क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि विकसित अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को जो मैंने आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। और अगर आप टेक्स्ट बुक या कोई नोट्स पढ़ते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक्स संबंध में जो इकोनॉमी जो है, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी जो है उसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम लोग तीनों इकोनॉमी का कंपैरिजन देखेंगे और किस तरह से जीडीपी में तीनों का योगदान होता है, सर्विस सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का और टर्सरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, ओके, थैंक यू।